हेलो। सो टुडे आई एम गोना डू माय सेकंड चैप्टर। ठीक है। अब सेकंड चैप्टर में 35 पेज हैं। करीब 2 घंटा लग सकते हैं। लेट मी सी कितने में कवर होता है ये, तो अभी समझेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग का हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने पूरा समझ लिया था, एक ओवरव्यू ले लिया था। कितने टाइप्स के हमारे मशीन लर्निंग होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और री एनफोर्समेंट। उसके बाद हमने क्या समझे थे, उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क समझे थे, लीनियर न्यूरल नेटवर्क। उसके अंदर हमारे परसेप्ट्रॉन आए थे। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, और हमने शैलो न्यूरल नेटवर्क भी समझे थे, है ना। तो ये हमने पूरा एक सिस्टम देखा था किस तरीके से वर्क करती हैं चीज़ें। उसके बाद भी हमने सारी चीज़ें देखी थी, लॉस फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन क्या होता है ना, इनिशियलाइजेशन, लर्निंग रेट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो अब इसके बाद हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, अच्छे से पढ़ेंगे। लेट्स सी। चलो शुरू कर देते हैं। अब हमारा आ गया, इन द प्रीवियस चैप्टर वी एक्सप्लोर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। हमने बेसिक न्यूरल नेटवर्क के ब्लॉक्स देख लिए थे। नाउ वी डाइव इनटू व्हाट ट्रूली गिव्स मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स पावर, डेप्थ। अब जैसे हमने हिडन लेयर की बात करी थी, उसके अंदर हिडन लेयर के अंदर ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन होती है। तो कंपटीशन का काम वही करता है, तो कंपटीशन काम वो करता है, तो उसको ही हम डीप लर्निंग के फेज में बोल देते हैं कि हिडन लेयर के अंदर ही वो डीप लर्निंग का सारा काम चल रहा है। तो वही यहाँ देखने वाले हैं कि डीप लर्निंग नेटवर्क आर सिंपली न्यूरल नेटवर्क विद मोर लेयर्स, बट दोज एक्स्ट्रा लेयर्स मेक ऑल द डिफरेंस। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। उसके रूट पे जाएंगे हम, अच्छे से देखेंगे कि दैट लीड्स टू स्मार्टर मोर कैपेबल मॉडल्स। वाई, कैसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ सकता है, फिर वो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर लाइक ली नेट, एलेक्स नेट क्या है, इसको समझेंगे हम, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। और अब देखते हैं फाउंडेशन किस तरीके से चलती है। To truly appreciate the power of deep learning, we must first understand how it evolves from simple idea to systems that are capable of outperforming humans in complex tasks। किस तरीके से ये जो सारे यूज केस है ना, ये डीप लर्निंग के हैं। इमेज हो गया, स्पीच हो गया, या लैंग्वेज हो गया। स्टार्टिंग कैसे हुई थी? सबसे पहले 1950। अब ये एक सीक्वेंस में याद रखना, 1950 में फ्रैंक रोशनब्लैट थे, उन्होंने डेवलप करा था परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन पता है, लीनियर मॉडल होता है। उसका काम क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन खींच देना, क्लासेस को डिफ्रेंशिएट कर देना। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। और अब हाउ अ सिंगल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, ऑल्दो ब्रेकिंग डाउन ऑल द टाइम। एट द टाइम दिस मॉडल इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही था तो वो ना सॉल्व नहीं कर पाया था कौन सी प्रॉब्लम, सिंपल एक्सोर लॉजिक का भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। अब वेयर आउटपुट डिपेंड्स ऑन वेदर द इनपुट्स आर डिफरेंट, तो ये सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो आगे जाते जाते हम परसेप्ट्रॉन से फिर 1980, देखो भाई साहब, 30 साल लग गए इसको। और उसके बाद हमारे बैक प्रोपोगेशन एल्गो लगी, 20 साल बोल रहा है, इसके अंदर 30 साल हैं। दिस गेव न्यूरल नेटवर्क द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। हमने बैक प्रोपोगेशन एल्गो देखा था, उसके अंदर क्या होता है, वो पीछे जाता है और वेट्स को एडजस्ट करता है। तो ये 30 साल बाद इसके एडजस्ट करने की नौटंकी शुरू हुई। बट ड्यू टू द लिमिटेड कंप्यूटेशन पावर, अब हमारे पास उस पॉइंट पे ना जीपीयू नहीं थे, उस पॉइंट पे हमारे पास कंप्यूटेशन पावर कम थी, और हमारे पास लार्ज डेटा सेट भी नहीं था उस पॉइंट पे कि गैदर कैसे करेंगे डेटा सेट। तो स्टार्टिंग में हमारा जो न्यूरल नेटवर्क था वो शैलो ही था। उसके अंदर यूजुअली हम बस एक या दो हिडन लेयर्स ही यूज़ करते थे। आगे जाते जाते एवरीथिंग चेंज हुई 2010 में, कि अब थ्री मेजर फोर्सेस थे हमारे पास। राइज ऑफ इंटरनेट होने लगा, स्मार्टफोन्स होने लगा, तो उससे हमें यूज डेटा सेट मिलने लगा। बेटर हार्डवेयर बनने लगे, जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ये बनने लगी, तो वीडियो गेम्स वगैरह चलने लगे। तो वो जो जीपीयू था ना, वो ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी मदद कर रहा था। उसके साथ जो एल्गोरिथम्स थी हमारी एडवांस होती गई, न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई, तो वो भी जो ट्रेनिंग है उसको
उस प्रोसेस को स्लो डाउन नहीं होने देगी, अच्छे से वो ट्रेन भी हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें 2010 में होने लगी। तो फिर ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल बॉम्बास्टिक चीज़ होने लगी। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में परसेप्ट्रॉन था, वो एक्सोर प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। यहाँ हमने देखा बैक प्रोपोगेशन एल्गो आ गई 2000 1980 में करीब, है ना। उसके बाद हमारा ये एलेक्साइट सबसे पहले ये चीज़ बनी थी हमारी। इसमें हम हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा और डाइव इन करा हमने, तो रेस्टनेट आ गया। रेस्टनेट के अंदर इमेज नेट ब्रेक डाउन होने लगा कि इमेजेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये पूरा इमेज का नेट है, नेटवर्क है, डिटेक्ट करो। उसके बाद अब तो तुम्हें पता ही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एक्सरे डिटेक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो इस तरीके से फ्लो चला था। अब ये कुछ टर्म्स हैं हमें याद रखने पड़ेंगे। ली नेट आया था जो रिकॉग्नाइज कर रहा था हमारी डिजिट्स को। ये मोस्टली हमारे बैंक्स के अंदर यूज होता था, जहाँ की हैंड राइटिंग के अंदर कुछ लिख दिया हमने और उसको अच्छे से समझना है कि क्या लिखा है, कितनी डिजिट्स हैं वो। तो ये डेवलप करा था यान ली कुन ने। ये सबसे पहला फर्स्ट CNN था, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और अगर कॉन्वोल्यूशनल की ज़्यादातर बात आती है ना, तो हमारी इमेजेस की बात आती है ज़्यादातर, मैंने इतना देखा है। तो ये इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर था कि कॉन्वोल्यूशन, रेलू, पुलिंग और फुल कनेक्टेड। ये एक सीक्वेंस याद रखना, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आएगा तो। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था इसका, कि US बैंक्स के अंदर ना डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना होता था चेक पे। तो ये पावरफुल एक AI टूल साबित हुआ उस पॉइंट पे। अब हमने एक तरह से इसके बारे में समझ लिया, ली नेट के बारे में। तो अगर लिखना के लिए आएगा तो तुम इतना लिख सकते हो ये पूरा, ठीक है। अब आएगा एलेक्स नेट। एलेक्स नेट क्या होता है, अब हम देखते हैं एलेक्स नेट। रिकॉर्डिंग हो रही है। एलेक्स नेट अब 2012 की बात है, ये 1990 में चला था। जब स्टार्टिंग में ही हुआ था ये, बैक प्रोपगेशन एल्गो आ गई तो थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया। अब आया 2012 में। 2012 में हमें कंप्यूटेशनल पावर भी मिल गई है, हमारे पास अच्छे GPUs भी हैं। तो अब थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आएगा। तो एलेक्स नेट ये है, इन दोनों खतरनाक से नाम है, ये देख लेना। इन्होंने मॉडल बनाया एलेक्स नेट, जो इमेज नेट कंपटीशन के लिए था। तो इसके अंदर ह्यूज डेटा सेट लगाया इन्होंने, 1 मिलियन लेबल्ड इमेजेस लगाई। लेबल्ड इमेजेस पता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इस तरीके से। और इसकी 1000 कैटेगरीज थी। 1000 कैटेगरीज की 1 मिलियन इमेजेस, बहुत ज़्यादा होता है डेटा सेट। और ये सबको आउट परफॉर्म कर गया जो भी मॉडल्स आए थे। एरर रेट सिर्फ इसके अंदर आया 16%। और सेकंड बेस्ट मॉडल जो था उसका जो एरर रेट आया वो 26 था। दिस वॉजंट जस्ट अ विन, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। एरर रेट इतना कम नहीं आता अगर बहुत ज़्यादा डेटा सेट होता है। पहले बार ही हो रहा है तो भाई अलग ही चीज़ होगी ना। इसने 8 लेयर्स यूज़ करी थी, मच डीपर देन द प्रीवियस मॉडल्स। अभी जो उल्टा सीधा चल रहा है इसको सीधा कर देते हैं। इसके अंदर खास बात थी, इसने रैलू एक्टिवेशन का यूज़ करता करा था। एक्टिवेशन के अंदर तो हम यही करते थे कि मल्टीप्लाई कर देते थे, रैलू का फॉर्मूला अलग था थोड़ा। इसके अंदर 2 हमने लगाया और 2 के बाद कुछ हमारा वहाँ आता था, यहाँ थोड़ा थोड़ा याद है, यहाँ कुछ आता था और यहाँ कुछ आता था। इट यूज ड्रॉप आउट टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, ड्रॉप आउट का यूज़ करता है। बस ये टर्म्स याद रख लो, इसका मतलब अभी देखेंगे अच्छे से अगर आएगा तो। वैसे अब ड्रॉप आउट मतलब टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग। इट ट्रेन्स ऑन द GPU, thus drastically reducing the training time। वही बात है। Why does it matter? It shows that deep learning could outperform traditional machine learning methods। वही है कि इनफ डाटा मिल गया, कंप्यूटेशन पावर मिल गई। अब हम एक बार देख ही लेते हैं क्या होता है ये रेलू और ये। तो ये दो टर्म्स हैं हमारी। रेलू क्या होता है, रेलू जो है ना इस फंक्शन पे डिपेंडेंट है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर क्या करता है ये बस ये करता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है ना उसको जीरो बना देता है। इसकी जो मैक्सिमम अगर तुम देखोगे 0 से x, तो अगर यह -3 आएगा तो वो 0 बन जाएगा अपने आप। और अगर 3 आएगा तो वो 3 का 3 रहेगा। तो ये इस तरीके से फंक्शन काम करता है।
तो यही रैलू काम करता है इस तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से ये जो सिग्मॉइड फंक्शन होते हैं और 10H फंक्शन होते हैं, इससे अच्छा यूज़ होता है, ये यूज़ केस जाते हैं क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है। और ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि हमने ओवर फिटिंग को हटा दिया। जैसे ये हमारी अच्छी इमेज है कि ये जो न्यूरॉन्स थे ना बहुत सारे, वो गड़बड़ कर रहे थे कंपटीशन के अंदर, तो हमने इनको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इनको हटा दिया, एक तरह से डीएक्टिवेट कर दिया इनको, जिससे इनका इम्पैक्ट ना आए। तो उससे जो हमारा रिजल्ट है वो स्मूथ आता है, अच्छा आता है। तो ये ड्रॉप आउट का मतलब था। तो इसके अंदर क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, इसने रैलू एक्टिवेशन सबसे पहले यूज़ कर दिया, फास्टर लर्निंग होने लगी हमारी। ये मैक्स है, अब ये लिख देता। और इसने ड्रॉप आउट भी यूज़ करा, ड्रॉप आउट भी यूज़ करा और रैलू एक्टिवेशन भी। अब ये हमारा तीसरा आ गया, इमेज नेट। अब ये जो है ना इन्वेंशंस एक्चुअली में हुए हुए हैं, तुम्हें दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ही कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हम। तो इमेज नेट चैलेंज के अंदर हमारा ये कुछ मॉडल्स आए थे, वीजीजी नेट, गूगल नेट और रेस नेट। वीजीजी नेट में क्या हुआ था, 16 से 19 लेयर्स यूज होती है, यहाँ मल्टीपल पाथ मॉड्यूल्स हुए थे यूज, यहाँ 150 लेयर्स। तो इमेज नेट wasn't just the competition, it sparked the AI आर्म्स रेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। हम न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप मिनी डीप लर्निंग, डीप नेटवर्क के, कि ये हमारा एक इनपुट फीचर हो गया, इसका वेट हो गया 0.5। अब हमने एक्टिवेशन फंक्शन बना दिया, इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया, एक यूज केस खत्म। अब उसके बाद उसका वेट 2 भी होगा, एक और हिडन टू आउटपुट। अब ये 0.6 हो गया। उसके बाद हमने आउटपुट निकाला, प्रिडिक्टेड आउटपुट एच मल्टीप्लाई करके 0.6 आया। एक्चुअल आउटपुट हमारा 1 था, एक्चुअल आउटपुट 1, और प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या है 0.6। तो अब हम सबसे पहले एरर निकालेंगे, क्या आएगा 0.4 कुछ आएगा, 0.4 कुछ आएगा, उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 0.16 आ जाएगा, तो लॉस आ जाएगा। अब बैकवर्ड पास किस तरीके से निकलता है, इस तरीके से कि विद लॉस विद रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लग गया, हमने निकाल दिया माइनस में। इस तरीके से ये सारे बनते हैं, ग्रेडियंट निकाल दिया हमने, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेट 1 और वेट 2 ग्रेडियंट निकाल दिए। ये फॉर्मूला है। ये उल्टा सीधा मस्त। अब इससे हमारा क्या आया, न्यू वेट्स आ गए। ज़्यादातर यही चलता है इसके अंदर, कुछ नौटंकी करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं कि कुछ इनपुट फीचर्स हैं, कुछ वेट्स हैं, हम ग्रेडियंट निकालेंगे। लॉस देखा हमने, फिर ग्रेडियंट निकाल दिया, उसके बाद हमने वेट्स को एडजस्ट करने के लिए बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम लगा दी। ये इस तरीके से ही है ज़्यादातर। ये कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाया हुआ है, यू कैन इग्नोर दैट, ये मैं नहीं देखने वाला। अब डीप लर्निंग एग्जाम्पल्स, ये भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। हमारे जो सीक्वेंस मॉडल्स हैं वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी पे चलते हैं, अपना सेंटेंस पूरा देखते हैं, उनको एनकोड करते हैं मल्टीपल लेयर्स के अंदर और ट्रांसलेट कर देते हैं। ये वाली चीज़ इस तरीके से है। अब हमारा वॉइस रिकॉग्निशन भी है। वॉइस रिकॉग्निशन के अंदर क्या होता है, डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनता है। ये क्या करता है, वॉइस से फीचर्स में कन्वर्ट कर देता है। इस ये फीड देम थ्रू डीप नेटवर्क, RNN और CNN प्रिडिक्ट करते हैं वर्ड्स। ये इनके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा, वो लिख सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ ऑडियो इसके अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा, टेक्स्ट बहुत सारे दिए होंगे हमने, सेंटेंसेस, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बोल सकते हो तुम। अब ह्यूमन एटोनमी, एनालॉजी। अब एक बच्चा कैसे रीड करता है चीज़ को, वो देखता है वर्ड को, पूरे सेंटेंस उसने देखा, उसके अंदर वर्ड उसने एक रिकॉग्नाइज करा, एक रिकॉग्नाइज करके सबसे पहले वो बेसिक चीज़ें देखता है कि एज क्या है, इसकी एज पे ये कैसे बना हुआ है, यहाँ क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा उसने। सबसे फर्स्ट लेयर का काम ये ऐसे देखा, फिर डिटेक्ट कर लिया ये वाली शेप है,
और ये पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है इस पूरे का। तो उसके बाद फिर लास्ट लेयर के अंदर वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये है ए फॉर एप्पल, इस तरीके से चलता है वो। तो उससे पहले पैटर्न देखा, उसके बाद डिटेक्ट करी शेप और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने सिंपल उसका वर्क कर दिया। ये हियरार्किकल लर्निंग होता है कि धीरे धीरे हम समझ रहे हैं चीज़ों को, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। फाइनल थॉट, डीप लर्निंग डिडंट बिकम पावरफुल ओवरनाइट। वो इवॉल्व हुई है एक सिंपल मैथमेटिकल आइडिया से, आगे जाते जाते वो ट्रांसलेशन करने लगी, लिसनिंग करने लगी, रीजनिंग करने लगी। फ्रॉम लेसनेट जो सबसे पहले था, टू लेसनेट टू रेसनेट। सबसे पहले तो चेक वाला बना था ना वो, हैंड रिटन, कि बैंक्स के अंदर यूज हो रहा है, यूएस बैंक्स के अंदर। उसके बाद रेसनेट जो 160 लेयर्स हैं उसके अंदर, अटोन ये ऑटोनोमस कार्स के अंदर यूज होता है ये रेसनेट। तो अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे इसके। बाय गोइंग डीपर मेक अ डिफरेंस। अब जैसे जैसे हमारे ज़्यादा अच्छे होते जाते हैं ये चीज़ें, तो लेयर्स ज़्यादा क्यों होते रहती हैं, समटाइम 12-13 या कभी कभी हंड्रेड्स भी पहुंच जाती हैं। ये क्यों, इतना डीप क्यों, एडवांटेज क्या है डीप का। स्टार्टिंग में अब ये देखेंगे हम, जैसे बच्चे का हमने एग्जांपल लिया था कि बच्चा सबसे पहले वो देखता है कि एजेस कहाँ है, ये फिर उसके बाद शेप को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके बाद बता रहा है कि हाँ ये एप्पल, ए फॉर एप्पल है ये, इस तरीके से ही करता है ना वो। तो फायदा क्या होता है हियरार्किकल फीचर लर्निंग के अंदर, एट द बेसिक हमने एज देखी, अब कंबाइन कर दी हमने शेप्स के साथ, और फिर हमें पूरा फेस दिख गया, यही चीज़ बताई थी मैंने। तो अब इसके अंदर अगर हम मिमिक करना चाहें इन चीज़ों को जो हम नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं, तो शैलो नेटवर्क में वो सिर्फ एजेस और टेक्सचर लर्न कर पाएगा। और अगर डीप लेयर्स होंगी हमारे, तो ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, इस तरीके से चलता है ये, कि जितने हमारे फीचर्स न्यूरॉन्स होंगे, जितनी लेयर्स होंगी, वो उतना डेप्थ में चीज़ों को देख पाएगा, बस इतना। तो ये हमारा एडवांटेज और लिमिटेशंस आ गई वगैरह, ये बताया था। एक्सप्रेसिवनेस इंक्रीज विद रीयूज ऑफ फीचर्स हम कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज इतनी, 3 लेयर से 10 लेयर्स फर्क पड़ेगा, वही बात है। अब एक्सेसिव पावर इंक्रीज विद डेप्थ फंक्शन इट कैन रिप्रेजेंट। 2 layer network approximate many things, but a 10 layer network makes a model richer, more abstract, more accurate relationships हो सकते हैं उसके अंदर। और ये रीयूज ऑफ फीचर अक्रॉस नेटवर्क, वही बात है कि फीचर को रीयूज कर सकते हैं हम। जैसे लर्न करा हमने रो वेव पैटर्न्स को, उसके बाद वेव्स के आइडेंटिफाई लेबल, सेकेंड लेयर, और फाइनल लेयर पूरा वर्ड्स बता देती है। कुछ खास है नहीं इसमें। अब जनरलाइजेशन सम टाइम जनरलाइज कर सकती है अच्छे से बेटर, कि हमने कोई न्यू डेटा देखा तो वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगी कि ये मेरे पास पहले ओल्ड डेटा था और ये न्यू डेटा आया, तो आई कैन कंपेयर, कंपेयर करने पे मैं देख सकता हूँ अच्छे से। पर ये ज़्यादातर हमारा प्रॉपर इनिशियलाइजेशन पे डिपेंडेंट होता है कि इनिशियल वेट्स क्या रखे हैं हमने, इनफ ट्रेनिंग डेटा सेट है कि नहीं हमारे पास। और रेगुलराइजेशन जैसे ड्रॉप आउट, कि कभी कभी जो बहुत सारे भर दिए हमने लेयर्स, उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो कभी कभी उसमें ड्रॉप आउट भी करना पड़ेगा, कि कुछ जो फीचर्स हैं वो हटा भी सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इससे ट्रेनिंग इंप्रूव हो, ये भी चलता है। ये देख लिया था। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी। अब जो हमारे बहुत सारे हैवी ये इतने नेटवर्क हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग डेट ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट है ना, अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा सेट होगा तो ये एक्सप्लोड करेगा, या तो बहुत ज़्यादा एकदम कम कर देगा, या एकदम से बढ़ा देगा एरर हमारा। तो ये चलते रहती हैं चीज़ें, पंगा ये होता है। ग्रेडियंट कैन बिकम टू स्मॉल, वैनिश कर जाएगा, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनस्टेबल हमारा ट्रेनिंग होती है अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्क हो जाता है, इसलिए उसको स्टेबल रखना ज़रूरी है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है। इन 50 layer network each layer multiplies a number smaller than 1, so gradient can shrink to 0 by the time it reaches the first layer. This kills learning.
इसके अंदर हम रैलू का यूज़ करते हैं कि मैक्स 0 से एक्स, तो इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी हमारी वो अपने आप ही हट जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी। या बैच नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं कि बैच वाइज हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अभी ये दोनों टर्म्स देखेंगे, बैच नॉर्मलाइजेशन भी होता है और दूसरा भी होता है हमारा। यूज़ यूज़ आर्किटेक्चर लाइक रेसनेट, जो बहुत सारे नेटवर्क्स को स्किप कर देता है टू प्रिवेंट दिस कनेक्शंस को। ट्रेनिंग टाइम और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांड करता है भाई, बहुत ज़्यादा डेटा सेट है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, तो ऐसी की तैसी होएगी मेमोरी के टर्म्स में भी, डेटा के टर्म्स में भी, और टाइम ज़्यादा लगेगा उसको। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ओवर फिटिंग क्या है, उसने डेटा सेट जो है मेमोराइज कर लिया, रट्टा मार लिया, पर अब कोई ट्रेनिंग डेटा सेट उसको दिया जाएगा, टेस्टिंग डेटा सेट उसको दिया जाएगा, तो उसके अंदर वो गड़बड़ कर देगा। मतलब अ नेटवर्क विथ 50 मिलियंस पैरामीटर ट्रेंड ओनली ऑन 5000 सैंपल, ओवरफिट कर जाएगा वो, क्योंकि ट्रेनिंग इट विल डू ग्रेट ऑन ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि 5000 सैंपल्स दिए थे सिर्फ, पर टेस्ट डेटा इससे थोड़ा अलग आएगा। वैसे तुमने 50 मिलियन पैरामीटर्स लिए हैं और 5000 सैंपल्स लिए, ये अच्छा एग्जाम्पल है। बस इसने 5000 सैंपल को मेमोराइज कर लिया इंस्टेड ऑफ जर्नलाइजिंग फ्रॉम इट। यूज ड्रॉप आउट, एल टू रेगुलराइजेशन, डेटा ऑगमेंटेशन, ये वाला टर्म हमें पता है, ये नहीं पता अभी, देखेंगे। ट्रेन विद मोर डेटा, हार्डर टू इंटरप्रेट हो जाते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होगा उसका। अब बिल्डिंग विद लेगो ब्लॉक्स, अब इसका हम ये देख सकते हैं एक एग्जांपल कि हमें एक कार बनानी है, कार का मॉडल, तो 5 ब्लॉक से यू में बिल्ड अ व्हील, 20 ब्लॉक से हम बॉडी बना सकते हैं, 100 ब्लॉक से हम उसके ड्रॉर विंडोज़ अच्छे से उसको पेंट वेंट वगैरह उसके सारे कर सकते हैं। तो डीपर नेटवर्क होगा, डीपर नेटवर्क वर्क द सेम वे, ईच लेयर ऐड मोर रेजोल्यूशन टू द मॉडल। कि जैसे माइनक्राफ्ट है या पबजी, तो उन दोनों के रेवोल्यूशन में भी फ़र्क है, वो डब्बे डब्बे हैं, वो पिक्सल कम है, और पबजी में तो बहुत ज़्यादा ही होगी। तो इस तरीके से भी देख सकते हो। तो डीपर नेटवर्क हो गया तो वो पबजी वाला बन गया, और शैलो नेटवर्क है तो वो माइनक्राफ्ट है। दैट्स हाउ इट डज। मेन टेक अवेज क्या है इसके, बेटर फीचर लर्निंग, मोर कंपटीशन, ये हो गया। अब इसके बाद अब हमारी इसके अंदर थोड़ा अलग चैलेंज है, गजब चीज़ है ये, मैंने बोलूँगा बेस्ट चीज़ है ये। अब हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया था कि लेयर्स बढ़ा दी हिडन लेयर्स के अंदर, तो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क बन गया। अब कुछ तो हमने प्रॉब्लम्स भी देखी, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। तो अब यहाँ सॉल्यूशन आता है हमारा यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। तो ये क्या करता है, ये सिंपल इसका आइडिया है कि एक हिडन लेयर रखो और जो न्यूरॉन्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ा दो। नाइस। A neural network with just one hidden layer, just one, can approximate any continuous function as long as it has enough neurons. इसको ही हम बोलते हैं universal approximation theorem. Even if you are trying to model something extremely complex, like how temperature affect engine efficiency or how a person pronunciate words, a well-constructed neural network can get very very close to the right thing. ये जो है ये वर्क करेगा। अगर तुमने एक हिडन लेयर रखी है पर इनफ न्यूरॉन्स रख दिए, तो ये सारे वर्क केस अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। परफेक्टली नहीं होंगे, बट क्लोज इनफ, यूजफुल, प्रिडिक्टेबल और पावरफुल हो सकते हैं। जैसे हमारे पास बॉक्स ऑफ क्रियॉन्स हैं इनसाइड अ कॉम्प्लिकेटेड शेप। अब हमें द आउटलाइंस ऑफ ट्री, विद जस्ट वन क्रियॉन्स हम अच्छे से चीज़ें कर नहीं पाएंगे, उसमें क्या भरूंगा मैं। 3 में मैं सम पार्ट उसका कवर कर सकता हूँ, अगर मुझे ट्रीज की आउटलाइन बनानी है, उसको कलर करना है। और अगर मेरे पास बहुत सारे क्रियॉन्स होंगे तो मैं अच्छे से डिफरेंट शेप में उसको अच्छे से कर सकता हूँ कलर। तो इससे हमें समझ आ गया कि क्रिया न्यूरॉन्स आर लाइक क्रियॉन्स, कि ज़्यादा क्रियॉन्स होंगे तो अच्छे से हम अच्छे से डिटेलिंग कर पाएंगे उस चीज़ की, कम होंगे तो नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। तो वेयर इट अप्लाइज, अगर हमें प्रेडिक्ट करना है सेल्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बजट्स,
ये मैप करना है, रेनफॉल प्रिडिक्शन करना है, मेडिकल हिस्ट्री देखनी है वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर ये काम आ जाता है। अब इसके अंदर हमने ये लिया है फंक्शन sin x, several neurons with ReLU or sigmoid function, ये each layer with just 5 or 10 neuron we can approximate the waves within 1 or 2 errors। मोर न्यूरॉन्स होंगे बेटर फिट होगा, वही बोला है। सिंगल न्यूरॉन डंप हो सकता है, बट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स अगर एक साथ काम करें तो ऐसी की तैसी कर सकते हैं, वो सिस्टम फाड़ सकते हैं वो। वाई डज दिस थ्योरम मैटर? तो न्यूरल नेटवर्क आर वर्थ द एफर्ट। वी डोंट नीड डजन्स ऑफ लेयर्स टू मॉडल to start modeling real world function. We need enough neurons. Even simple architecture can work well. But here is the catch. जो network होता है ना can approximate any function. It doesn't mean it always will still we still need good data. Good data तो होना चाहिए, हमारा आर्किटेक्चर भी अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स भी यूज़ होनी चाहिए। हमने ये तो बोल दिया कि हमने लेयर्स कम कर दी, पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ नहीं होंगी तो नाश कर देगा वो सिस्टम का। मिक्सिंग पेंट टू मैच एनी कलर, वही बोला हुआ है और कुछ नहीं है खास इसके अंदर। अब हम यहाँ ये देखते हैं, साइन कर्व है एक 0 से पाए, ये वाला। अच्छा, नाउ इमेजिन सेवरल स्मॉल बम्प्स, इस तरीके से स्मॉल बम्प्स हैं, स्लैग टुगेदर टू ट्रेस द साइन कर्व। अब ये एक तरह से साइन कर्व को ट्रेस कर रही है ये चीज़, ये जो बम्प्स है ना हमारे साइन कर्व को ट्रेस कर रहे हैं ये। ईच न्यूरॉन कंट्रीब्यूट अ स्मॉल चंक टुगेदर दे अप्रॉक्सीमेट द होल फंक्शन। तो इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यही काम करता है हमारा यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, कि अप्रॉक्सीमेशन में ये सेम ही आया। इस तरीके से इसके अंदर ईच जो न्यूरॉन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है स्मॉल चंक, ये हमें समझ आ गया, और इट टर्न आउट टू बी सेम। तो दिस दैट इज हाउ यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन रन इन प्रैक्टिस। वेयर हैव यू सीन दिस? हैंड रिटन रिकॉग्निशन के अंदर यूज होता है ये, स्टॉक प्राइस डिटेक्शन, हाउस प्राइस एस्टिमेशन। तो ऑल ऑफ दीज आर द एबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट कॉम्प्लिकेटेड रियल वर्ल्ड फंक्शन। अब इसने ऐसे दे दिया ये रिकमेंडेशन सिस्टम, वॉइस रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है हमें, तो डीपन योर अंडरस्टैंडिंग, वॉच दिस वगैरह वगैरह। अब हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? अब हाउ डू न्यूरॉन डिसाइड व्हाट टू पास एंड व्हाट टू नॉट? तो हमारा पूरा ये एक था, ये फर्स्ट लेयर थी, तो फर्स्ट लेयर के अंदर से ऐसे जाता है वो, वेट के साथ इनपुट लेयर आती है और वेट आते हैं। उसके बाद कुछ नौटंकी सी होती है, यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन लगा होता है, उसके बाद कंप्यूटेशन होने के बाद वो आउटपुट देता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो यहाँ ये जो बीच में एक्टिवेशन फंक्शन है इसकी बात कर रहे हैं हम, कि न्यूरॉन्स हो गए डिसाइड, वेट्स आ गए, उसके बाद क्या पास करना है क्या नहीं करना है। व्हेन डेटा फ्लो थ्रू न्यूरल नेटवर्क, अब न्यूरॉन्स डोंट जस्ट ब्लाइंडली पास इट फॉरवर्ड, वो मेक करते हैं डिसीजन। ये डिपेंड होता है सारा एक्टिवेशन फंक्शन के दौरान। ये एक तरह से फिल्टर या ट्रिगर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वेयर अ न्यूरॉन शुड एक्टिवेट, हाउ मच ऑफ द सिग्नल शुड पास थ्रू, हाउ नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स आर कैप्चर्ड, ये डिसाइड करता है वो। विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन जो न्यूरल नेटवर्क है ना वुड बी नो बेटर देन अ लीनियर रिग्रेशन, but thanks to them we can build models like detect face, translate languages and even drive cars। अच्छा, तो सिंपल लॉजिक किस तरीके से चलता है इसका? यहाँ ये सारे हमारे फंक्शंस आ गए, सिग्मॉइड फंक्शन, 10H फंक्शन और रेलू। तो ये हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर बस ये चीज़ बतानी है कि ये देखो यहाँ इसकी रेंज कितनी है, ये इसकी रेंज कितनी है, और यहाँ ये क्या है। ये तो हमें समझ आ गया क्या करता है ये। मैक्स मैक्स 0 से x, इसके अंदर ये था, तो ये इसका था, है ना।
तो यहाँ ये इसकी रेंज कितनी है, 0 से 1 है इसकी रेंज, ठीक है, ऐसे याद रखना 0 से 1 इसकी रेंज है। इसकी रेंज क्या है, ये जीरो सेंटर्ड है, मतलब ये माइनस की वैल्यूज भी देगा और ये प्लस की वैल्यूज भी देगा। ये 10H ये करता है। और ये तो लौंडा जीरो से आगे ही जा रहा है कि अगर माइनस की वैल्यूज भी होगी तो उसको जीरो पे टिका देगा, ये करता है रैलू। तीनों के फंक्शन समझ आ गए। अब हम देखेंगे थोड़ा इस तरीके से कि सिग्मोइड फंक्शन है, बिटवीन 0 to 1 ही वैल्यू आएगी हमेशा। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये वाला इसका फॉर्मूला है, ये रट लो। तो जैसे यहाँ देखा हमने न्यूरॉन्स की वैल्यू थी 0, इसने 0.5 को 0 कर दिया है। ये क्या करा, अच्छा, इसने ये करा है कि ये जो इनपुट फीचर इसको मिले ना, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है विद इन 0 to 1। अगर 0 मिला है तो 0.5 कर दो, कि बीच का कर दो। 2 मिला है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो 0.88 कर दो। जैसे यहाँ ये ऐसे खींच दी लाइन, यहाँ ये है, ये 1 है, यहाँ ये 0 है। तो कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू तक आए तो उसको उसको इस डायरेक्शन में भेज दो, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो उसको इस डायरेक्शन में भेज दो। और अगर 0 आए तो यहाँ टिक जाएगा वो। यही तो काम कर रहा है ये। इनपुट फीचर में 0 आया, इसने बीच में डाल दिया उसको 0.5 में। पॉजिटिव वैल्यू आई 0.88 में डाल दिया, और यहाँ माइनस की वैल्यू आई तो 0.10 में, 12 में डाल दिया। ये काम कर रहा है ये, दिख रहा है साफ साफ। इसका थर्मोस्टेट एग्जांपल दे दिया। अब इसके बाद 10H फंक्शन की बात कर लेते हैं। 10H फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 से 1, जीरो सेंटर्ड होता है वो, ठीक है। सेंटर्स द डेटा अराउंड जीरो, ये बता दिया इसके अंदर। अब सिग्मोइड फंक्शन जो था ना हमारा, वो पॉजिटिव आउटपुट से ज़्यादा बायस था कि हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देंगे हम। तो ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ये इसका फॉर्मूला है। अब x की वैल्यू 0 आई तो 0 आई, 1 आई तो 0.76 आई अराउंड, और -1 आई तो -0.76 आई। तो इसमें दिख रहा है तुम्हें, है ना, ये जीरो सेंट्रिक नहीं है, जीरो सेंट्रिक है ये। तो जीरो से सेंटर लिया है हमने, और यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ ये नेगेटिव वैल्यूज। तो इस तरीके से चल रहा है ये सिस्टम। रियल लाइफ एनालॉजी, स्कोरिंग इमोशंस, वेरी सैड है तो -1, वेरी हैप्पी है तो ये, और न्यूट्रल 0। तो ये यूज़ का होता है एनएलपी में, आरएनएन में वगैरह वगैरह। अब रैलू की बात आ गई। रैलू में यही बताया था फॉर्मूला, यहाँ ये है। तो इसके अंदर क्या है, -1 होगा तो 0 हो जाएगा, 3 था तो 3 का 3 रहेगा, बस ये है इसका। ये किल कर देता है नेगेटिव वैल्यूज को, और लेट द पॉजिटिव वैल्यूज पास अनचेंज्ड। बस इतना काम है इसका। और ये आउट परफॉर्म करता है सिग्मोइड को भी और 10H को भी, इस नौटंकी में, बस इतनी सी नौटंकी में सिर्फ। बढ़िया। ये वन वे वॉल्व है एक तरह से। वैसे हमने हाफ वे रेक्टिफायर भी शायद सुना होगा, तो ऐसा ही काम कर रहा है कुछ ये। तो रियल लाइफ एनालॉजी इसकी क्या है, परफॉर्मेंस स्कोर के अंदर नेगेटिव स्कोर्स होगा तो इग्नोर कर दो। हाउ इज इट पावरफुल, कंप्यूटेशनल चीप है इसकी, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं लग रखा है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशन बहुत चीप है इसकी, एक्सपोनेंशियल नहीं लग रहा वो। मेकिंग ट्रेनिंग फास्टर और मोर एफिशिएंट, इंट्रोड्यूस कर देता है नॉन लीनियरिटी विदाउट टू मच कॉम्प्लेक्सिटी। और CNN, इमेज रिकॉग्निशन और मॉडर्न डीप नेटवर्क्स में यूज़ होता है। अब बोनस, वाई शुड बी यूज नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियर डेटा जो होते हैं ना हमारे, वही हमारे रियल लाइफ डेटा भी होते हैं। हमने इसके अंदर तो देख लिया बहुत सारी चीज़ें लीनियर इक्वेशंस है हमारी, बट रियल लाइफ में लीनियर थोड़ी होती है कोई चीज़, इतनी ज़्यादा एग्जैक्टली थोड़ी होगी। तो इसलिए हमें नॉन लीनियरिटी से भी डील करना आना चाहिए। एक्टिवेशन फंक्शन लेट द नेटवर्क बैंड कर्व्स, डिटेक्ट पैटर्न्स और कैप्चर करे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। क्लीन विजुअल और एग्जांपल्स के लिए ये सारा उसका थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया। ये लास्ट में तुम बना सकते हो कि अगर तुम्हें तीनों एक्सप्लेन करने के लिए आ गए तो लास्ट में ये बना दिया हमने, वही चीज़ है। प्रैक्टिकल, अब ये प्रैक्टिकल आ गया एक्टिवेशन फंक्शन का। तो अगर मेडिकल डायग्नोसिस होगी तो सिग्मॉइड, फेशियल रिकॉग्निशन है तो रैलू। तो इसके अंदर ये देख सकते हो कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है।
क्योंकि इसके अंदर हमने मेडिकल डायग्नोसिस है, तो इसके अंदर सिग्मॉइड ही चाहिए होगा कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 बताओ कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो कैंसर की कितनी पॉसिबिलिटी है, वहाँ ट्यूमर है कि नहीं, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है। फेशियल रिकॉग्निशन में अनलॉक करना है तो रैलू चलेगा, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं वो देख रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है तो शायद नेगेटिव में चले जाए वैल्यू, तो उसको इग्नोर करके चलते हैं शायद। और ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर 10H फंक्शन चल जाएगा जो -1 से 1 रेटिंग दे रहा है कि कस्टमर रिव्यूज़ में क्या बोल रहा है, उसको एनालाइज करना कि डिसलाइक कर रहा है या लाइक कर रहा है, तो इसके अंदर 10H फंक्शन चल जाएगा। चैटबॉट्स के अंदर भी 10H फंक्शन चलता है कि गंदी लैंग्वेज बोली है तो वो देखो, उसको मैसेज करो, इग्नोर मत करो। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, उसके अंदर भी रैलू चलेगा। रैलू वहाँ, अब रैलू अवॉइड करता है डाइंग रैलू प्रॉब्लम। वाई यूज लीकी रैलू, अवॉइड डाइंग, कीप्स लर्निंग अलाइव फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ओके, वाई यूज रैलू, अलाउ CNN टू efficiently प्रोसेस इमेजेस और, अच्छा तो इसके अंदर रैलो क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अंदर तो हमें वैसे अगर देखा जाए तो ये यूज़ करना चाहिए, 10H यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो यूज़ केस है इसका कॉम्प्लेक्स है। अगर उसने ठोक ही दी, किसी को उड़ा ही दिया, तो वो तो नेगेटिव में चले जाएगा, पर ये तो नेगेटिव वैल्यूज़ अवॉइड कर देता है। तो इस चीज़ को अवॉइड, अब ये यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि जो ये है ना सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसके अंदर हमारा यूज़ केस कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा कंपटीशन होएगी। तो कंपटीशन को कम करने के लिए हम रैलू का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं होता कुछ उसके अंदर। पर प्रॉब्लम यही आ जाती है कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ को तो ऐसे की तैसे कर देगा। किसी ने उड़ा दिया भाई किसी को, तो ये तो नेगेटिव वैल्यूज़ में चला गया ना, तो ये तो गड़बड़ है। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से इसके अंदर ये भी चीज़ें आ जाती हैं, लीकी रैलू और रैलू, ये वाले कॉन्सेप्ट लगा जाते हैं जिससे वो भी चीज़ें हैंडल हो सकें। मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म कर लेना। गेमिंग एंड री एनफोर्समेंट लर्निंग, रैलू और 10H दोनों यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना तुम। उसके बाद ये हमारी पूरी टेबल है, यहाँ ये ऐसे लगा दिया। अब आया बैच नॉर्मलाइजेशन और रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन के भी टाइप्स हैं कुछ, बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी टाइप्स होंगे कुछ। अब हमारा जो डीप लर्निंग मॉडल होता है, जो डीप लर्निंग मॉडल होता है वो पावरफुल तो होते हैं पर वो ग्रेडी भी होते हैं। वो कभी कभी जो ट्रेनिंग डेटा है ना उसको मेमोराइज कर देते हैं, बस कि मेमोराइज कर लिया उसको, बस इनपुट आउटपुट को रट लिया, बट जब हमारा टेस्ट डेटा आया तो उसने पुअर परफॉर्म करा। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से हम कीप अप कर सकते हैं उसको। लेट्स सी दिस, जल्दी हो जाएगा आई गेस, देखता हूँ। तो अब ये क्या है रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन की जब बात आती है तो ये प्रिवेंट करता है ओवरफिटिंग, ये याद रखना है, ठीक है। ये परफॉर्म करता है, जैसे जब मॉडल है परफॉर्म कर रहा है ब्रिलियंटली ऑन ट्रेनिंग डेटा बट फेल कर रहा है जब न्यू डेटा आ रहा है उसके पास, ये ओवरफिटिंग होता है, ठीक है। जैसे हमने मेमोराइज कर ली टेक्स्ट बुक्स के आंसर, उनको रट्टा मार लिया एक तरह से, और उसके बाद जब पेपर में आए वो अलग आए, अलग ही एकदम, तो उसके अंदर ऐसी की तैसी हो गई। तो ये है रेगुलराइजेशन। तो रेगुलराइजेशन के अंदर हम, ये हमारे दो आते हैं, तो हाँ तीन आते हैं इसके अंदर, अब ड्रॉप आउट भी आ गया। तो टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन के अंदर हमारे L1 रेगुलराइजेशन आती है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करा जाएगा इसके अंदर ऑफ वेट्स टू द लॉस फंक्शन। एनकरेज करते हैं स्पेयर्स मॉडल, जैसे सम वेट्स बिकम ज़ीरो। इसके अंदर जैसे ट्रेनिंग हो रही है, अब उसके अंदर कुछ हमारे जो वेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं जिससे एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको ज़ीरो कर दो। यूज़फुल फॉर फीचर सिलेक्शन, इग्नोरिंग लेस यूज़फुल इनपुट्स, जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते और उसमें लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। L1 रेगुलराइजेशन के अंदर हम सम वेट्स को ज़ीरो कर देते हैं। जैसे हेल्थ केयर मॉडल प्रिडिक्शन के अंदर, अब हेल्थ के अंदर हमारे कुछ फीचर्स हैं, हेयर कलर को हम हटा सकते हैं, कीपिंग एज
ब्लड प्रेशर और ज़्यादा जो फीचर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इन डिटेक्टिंग दैट डिसीज, तो उस पॉइंट पे हम हेयर कलर को इग्नोर मार सकते हैं ना, उसको ज़ीरो कर दो फीचर को। इस तरीके से चलता है ये। L2 रेगुलराइजेशन क्या होता है, ये करता है स्क्वायर वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ श्रिंक कर देता है लार्ज वेट्स को, बट इसको ज़ीरो नहीं करता है। कॉमनली L1 ज़्यादा यूजफुल होता है, मोर कॉमनली यूज्ड इन देन L1 से ज़्यादा यूज ये वाला होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है हमारी। तो कीपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच सेंसर इनपुट बैलेंस्ड एंड स्मूथ, कि कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि रियर व्यू ही हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे, जो आगे की चीज़ है वो नोटिस ही ना करे। तो आगे तो भेड़ दी, पीछे ही देख रहा है बस सेंसर लगा के, तो ये भी ना हो, बैलेंस्ड में चले, अच्छे से देखे लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह, तो ये करें। उसके बाद आता है हमारा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट तुम्हें बता दिया था मैंने कि कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली ड्रॉप आउट कर दो, इग्नोर कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। प्रिवेंट कर देता है कोडिपेंडेंसी अमंग न्यूरॉन्स, लर्न redundant and robust patterns. Use cases AI like AlphaGo. Dropout helps in training agents to make strong decisions even with missing cues. तो ये हमारा ड्रॉप आउट हो गया, तो तीन हो गए हमारे। उसके बाद आता है बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, ये टेक्निक है हमारी जो स्टैंडर्डाइज कर देता है इनपुट्स को टू ईच लेयर इन द न्यूरल नेटवर्क। ये स्टैंडर्डाइज करता है न्यूरॉन्स इनपुट्स को। मतलब इसका क्या है, अभी देखते हैं हम। स्पीड अप करने में यूज़ होता है ट्रेनिंग को, मॉडल को मोर स्टेबल बनाने के लिए और हायर लर्निंग रेट्स को अलाउ करने के लिए। स्लाइटली एक्ट ट्राई का रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन की तरह ही थोड़ा थोड़ा एक्ट करता है ये, पर इसके अंदर काम जो है ना वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है। इट नॉर्मलाइजेज द बैच सो दैट इट हैज़ अ मीन ऑफ ज़ीरो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं। इफ़ योर प्रोफेसर गिव्स और एग्जाम्पल्स इन देयर लोकल कॉन्टेक्स्ट, वो स्ट्रगल करेंगे कि नेपाली की भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, पंजाबी की भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बिहारी की भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इंग्लिश है, इंग्लिश को ही सब फॉलो करेंगे, तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए सबको। तो इस तरीके से क्या होगा, सबको कम्युनिकेट हो पाएगा। तो ये स्टैंडर्ड जो है ना ये क्रिएट होता है थ्रू दिस, कि एक स्टैंडर्ड बना देते हैं इनपुट्स के लिए, जिससे जब वो आगे जाके मॉडल्स में जाए तो गड़बड़ ना हो जाए कि वो अलग लैंग्वेज में है, वो अलग लैंग्वेज में है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अब यहाँ ये अच्छा एग्जांपल है, जैसे इनपुट्स है ये हमारा L2 रेगुलराइजेशन चलता है। L2 के अंदर स्क्वायरिंग करते हैं हम, L1 के अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। अब ड्रॉप आउट के अंदर जो भी हमारी नकली चीज़ें होंगी उसको हटा दो यहाँ से, इसको ड्रॉप आउट कर दो, इसको ड्रॉप आउट कर दो, इस तरीके से। फिर हमने बैच नॉर्मलाइजेशन कर दिया। आगे जाके बैच नॉर्मलाइजेशन से क्या हुआ, हमारे स्टैंडर्ड बन गए, जो इनपुट जा रहा है अब पूरा वेट वगैरह ये कैलकुलेट होके तो स्टैंडर्ड वे में जा रहा है, जिससे जो कंप्यूटेशन हो, जो आउटपुट आए वो अच्छा आए। दैट्स हाउ इट गोज। और फिर अब ये है रेगुलराइजेशन और बैच नॉर्मलाइजेशन, इसके देख लेना। ये प्रिवेंट करता है ओवर फिटिंग को, ये स्टेबलाइज करता है, स्टैंडर्डाइज भी बोल सकते हो, स्पीड अप कर देता है ट्रेनिंग को। यहाँ ऐड कर देता है पेनल्टीज और ड्रॉप कर देता है यूनिट, यहाँ नॉर्मलाइज करता है डेटा को, बस यही नाम है इसका। 2-3 वर्ड्स याद रख लेना, नॉर्मलाइज, स्टैंडर्डाइज, स्टेबलाइज, वो घुसेड़ देना कहीं भी एग्जाम पेपर में। तो अफेक्ट करता है ट्रेनिंग को, यस। ड्रॉप आउट ऑफ हो जाता है वगैरह। अब आगे जाके देखते हैं, ये हमारे यूज़ केसेस आ गए उसके, ये आ सकते हैं, ये हमारा अलग से आ सकता है कि एप्लीकेशंस बताओ, तो इसके अंदर ये वाले एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब हमारा एक तरह से ये वाला चैप्टर तो हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है, वीसी डिवीजन क्या है। अब थोड़ा सा अलग आ गया कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग हमने समझा था। ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करता है, कौन प्रिवेंट करता है, हमारा रेगुलराइजेशन। तो अब ये क्या है अच्छे से समझेंगे अब, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। डीप लर्निंग मॉडल्स चल रहा है ना सब।
हेलो हेलो। सही है। Deep learning models often feel like magical black box that just work. But why do they work so well sometime and sometime not? तो what is happening beneath the surface of deep learning वो देखेंगे हम, इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड बायसियन थिंकिंग। किस तरीके से जो नेटवर्क है हमारा डिसीजन ले रहा है, किस तरीके से वो मोर रिलायबल बन रहा है, कहाँ कहाँ कमियां आ जाती हैं, कभी कभी वो ओवर फिट कर जाता है, कभी वो अंडर फिट कर जाता है, परफॉर्मेंस के अंदर कहाँ इफेक्ट करता है वो रियल लाइफ के अंदर। हम कौन एक कॉन्सेप्ट है हमारा वीसी, वैपनिक चैवोनैनकिस डायमेंशन, इससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे अ पावरफुल वे ऑफ रीजनिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड जनरलाइजेशन। देखेंगे क्लोजली कि हाउ न्यूरल नेटवर्क जनरलाइज, कि डेटा लिया उसको जनरलाइज कर दिया, अब अच्छे से समझ गया है वो इस तरीके का डेटा होता है, तो अब रियल वर्ल्ड में कुछ आएगा तो वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। By the end of the chapter, you will only not only understand what deep learning does, but also why it behaves the way it does under different scenarios. अब देखते हैं deep learning from a probabilistic perspective. Why probability in deep learning? Imagine you walk in the bookstore and guess which shelf holds the bestseller. You are not sure, but बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस हमने कुछ हिंट लगाए और इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डीप लर्निंग मॉडल डू। दे डोंट नो द फ्यूचर बट दे मेक द बेस्ट पॉसिबल गेस बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न और व्हाट दे हैव सीन। इसलिए हमें डेटा को ट्रेन कराना चाहिए, है ना, ट्रेन कराया अच्छा डेटा देना चाहिए सबसे पहले ही, उसके साथ उसको जो वेट है जो असाइन कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, उसको भी हमें अच्छे से देना चाहिए। उसके अंदर समझा था हमने इनिशियलाइजेशन के अंदर, जो लास्ट स्टेप था फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर, तो देखना होगा। एट इट्स कोर डीप लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट क्रचिंग नंबर्स, मैनेजिंग अनसर्टेनिटी भी है। अनसर्टेनिटी बहुत होगी प्रिडिक्शंस के अंदर, प्रोबेबिलिटी यूज द मैथमेटिकल लैंग्वेज टू हैंडल दोज अनसर्टेनिटी। कैसे वो देखेंगे अभी। जैसे हमारा ये आया, थिंक ऑफ इट, हमने न्यूरल नेटवर्क लिया, उसके अंदर प्रिडिक्ट करा इमेज को कि ये कैट है या डॉग है। इट इज़ नॉट जस्ट सेइंग कैट और डॉग। अब इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। प्रोबेबिलिटी बताता है ना वो, तो उसके अंदर उसने बता दिया कि 91% मैं श्योर हूँ कैट है और 9% श्योर हूँ कि डॉग है। आउटपुट दे दिया। अब यूजिंग फंक्शन लाइक सॉफ्ट मैक्स और सिग्मॉइड, इसने ये बता दिया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब लेट्स से हमें स्पैम फिल्टर डिटेक्ट करना है तो उसके अंदर भी वही चीज़ लगाएंगे हम। इंस्टेड ऑफ मेकिंग बाइनरी डिसीजंस लाइक यस और नो, हम अच्छे से उसको प्रोबेबिलिटी बेस्ड बताते हैं। तो ये इसके अंदर दिखाया हुआ है। ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है, ये है अगर ये आए तो। अब बायसियन थिंकिंग। बायसियन थिंकिंग, वी अपडेट आर अनसर्टेनिटी आफ्टर ऑब्जर्विंग न्यू डेटा। स्टार्टिंग में बायसियन थिंकिंग के अंदर हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा कम ही होता है, नहीं ना के बराबर होता है। बेस्ड अपॉन ट्रेनिंग हम सीखते जाते हैं और अच्छे से अपना जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर सारा बता रखा है। एक्सप्लेनेशन, हाउ लाइकली इज द डेटा गिवन सम मॉडल पैरामीटर्स दिए। If I believe she likes thriller, how likely is that she bought this horror book? तुक्का मार रहे हैं, तुक्का। उसके बाद what I believed before seeing the data. I think this person usually buy comedy books. इसमें भी तुक्का ही मारा, एक तरह से अज्यूम करा इसके अंदर हमने तुक्के से। पोस्टीरियर क्या करता है, अपडेट करता है बिलीव्स को आफ्टर सीइंग द डेटा। फिर देखा हमने रिसेंट परचेजेस क्या है, तो उसको थ्रिलर ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें, उसने देखा, ऑब्जर्वेशन करी। अनसर्टेनिटी, हाउ श्योर इज़ द मॉडल। अब उसको 55% कॉन्फिडेंस आ गया है अबाउट दिस रिकमेंडेशन। इस तरीके से चलता है वो सिस्टम पूरा। अब कोई कंट्रोल बायसियन थिंकिंग क्या होती है, अपडेटिंग योर बिलीव्स। जो भी सीख रहे हो स्टार्टिंग में अनसर्टेन होगा, न्यू डेटा आया, समझो
रेन्स, इट रेयरली रेन्स इन डेजर्ट। उसके बाद हमने न्यू एविडेंस देखे कि हमें डार्क क्लाउड्स दिखे, थंडर दिखा, तो उसके अंदर इट रियली एक्चुअली रेन टू देयर। तो इस तरीके से उस मॉडल ने सीखा कि बादल दिखे तो अब रेन तो आएगी। तो उसने ये जो एजम्पशन था उसका कि जो डेजर्ट है उसमें रेन नहीं होती, बहुत ना के बराबर होती है, वो उसने चेंज करा। न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो बाइसियन इंटरफेस होता है वो हेल्प करता है मॉडल द अनसर्टेनिटी इन वेट्स एंड प्रिडिक्शन। तो इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड वेट लाइक 0.72, बायसियन थिंकिंग बोलता है नॉर्मल, मीन इसका इतना लिया मैंने और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, कि गड़बड़ इतना हो सकता है। आई मीन इट इज़ अराउंड 72%, बट आई एम नॉट 100% श्योर। इस तरीके से इसका मतलब है कि वेट को एग्जैक्ट ना लिया जाए। ये हेल्प करता है ये मेडिकल डायग्नोसिस में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के अंदर, जिससे हम एडजस्ट कर पाएँ। डिसीज़ देखी, अब उसने छोटा जो मैग्नेट मैलिग्नेंट जो कैंसर का वो जो था ट्यूमर, उसने देखा और बोल दिया कि छोटे को तो इग्नोर कर दिया, अब अगली बार हम उसको बताएंगे कि वो छोटा है, उसको ढंग से देखो। ठीक है। अब रेन प्रिडिक्शन करी, टू प्रिडिक्ट वेदर इट विल रेन टुडे और टुमारो और नॉट। ह्यूमिडिटी के बेसिस पे जो हमने पैरामीटर्स दिए थे, तुम्हें समझ आ गया आई गेस। बायसियन थिंकिंग कर क्या रहा है, वही कर रहा है। स्टार्टिंग में एज्यूम करा, सबसे पहले तुक्का मारा, फिर अजम्पशन दी, अजम्पशन के बाद ऑब्जर्वेशन देखी कि हाँ न्यू एविडेंस मिले मुझे। उसके बाद क्या हुआ, उसने बताया कि अब ये चीज़ मैंने प्रिडिक्ट करी है। अब ये भी तुक्का है पर कम तुक्का है, बेस्ड अपॉन द डेटा। कोविड की प्रिडिक्शन किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं? देयर इज अ 92% चांस दिस स्कैन इज कोविड पॉजिटिव, बट आई एम ओनली 70% कॉन्फिडेंट ऑफ दिस प्रिडिक्शन बिकॉज ऑफ पुअर इमेज क्वालिटी। इस तरीके से एक्सप्रेस करने लगा है फिर मॉडल। अब वो उसका कॉन्फिडेंट स्कोर क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ केस यहाँ बता दिए हैं, ये लिख सकते हो। हर जगह एक जैसे ही हैं यूज़ केस, हेल्थ केयर में होंगे, फाइनेंस में होंगे, चैटबॉट, इमेज क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड ऑल। अब यहाँ आ गया हमारा दूसरा टॉपिक, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। अब ये देखेंगे हम। मुद्दे की बात समझनी है कि अब ये सबसे पहले, अब वी बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क। हमारा गोल सिंपल रहता है कि हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए, बट नॉट जस्ट ऑन ट्रेनिंग बट ऑन अनसीन और न्यू डेटा टू। चैलेंजेस ये रहते हैं कि कभी कभी हमारा मॉडल टू सिंपल हो जाता है, वो पैटर्न्स को मिस करने लगता है, तो वो होता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब अंडर क्वालिफाइड बोलते हैं ना, कि ये सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब इसने पैरामीटर्स बहुत कम दिए हैं मॉडल ने। मॉडल के पैरामीटर्स बहुत कम है, उसका ट्रेनिंग डेटा सेट बहुत कम है, बहुत सिंपल डेटा बन गया है, उसने बेसिक पैटर्न्स भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो अंडर फिटिंग है। या हमने टू कॉम्प्लेक्स कर दिया, रटवा दिया उसको, बहुत सारी चीज़ें याद करवा दी, ठूस दी, पेयरिंग तो कर दी, उसने समझ लिया कि ये ए फॉर एप्पल होता है, और बहुत सारे डेटा सेट दे दिए। तो उसने अब मेमोराइज तो कर लिया पैटर्न, पर जब उसको टेस्ट डेटा दिया गया तो उसने गड़बड़ कर दी, तो ये ओवर फिटिंग होता है। तो अच्छे से समझेंगे अभी, तुक्का मारा था एक ऐसे क्या होता है वो। तो अब अंडर फिटिंग क्या होता है, इसके अंदर टू सिंपलिस्टिक हमारा डेटा सेट होता है। इट फेल्स टू परफॉर्म इवन ऑन द ट्रेनिंग डेटा। बात यही है कि जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो वो चला गया, वो अंडर फिट है, वो सिंपल क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाएगा। प्रिडिक्ट करना है हमें एरिया, नंबर ऑफ रूम्स और लोकेशन, और हमें इनफ डेटा ही नहीं मिला हाउस प्राइजेस का बेस्ड अपॉन देम, तो वो शैलो मॉडल हो गया, वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है, पुअर फीचर सिलेक्शन है, इनअप्रोप्रिएट हमारा मॉडल है फॉर द टास्क। तो ये हमारे अंडर फिटिंग के हैं। समझ आ गया? तो यहाँ इसने बताया होगा द मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और यहाँ ये है ओवर एंथुसियास्टिक लर्नर। बढ़िया है ये वर्ड। तो अब ओवर फिटिंग क्या है? ओवर फिटिंग के अंदर ट्रेनिंग डेटा तो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से ट्रेनिंग डेटा के अंदर परफॉर्म कर रहा है वो, विच इंक्लूड नॉइज, आउटलायर्स और इररेलेवेंट डिटेल्स। एज अ रिजल्ट
इट परफॉर्म्स वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन न्यू और अनसीन डेटा। ट्रेनिंग डेटा के अंदर वेल परफॉर्म करा बट पुअरली परफॉर्म करा न्यू और अनसीन डेटा के अंदर। मतलब पास पेपर एक बच्चे ने मेमोराइज कर लिया, रट लिया उसको, पर जब कुछ और अलग क्वेश्चन दिया तो ऐसी की तैसी हो गई उसकी। सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रेनिंग डेटा में 500 व्यूज़ दिखाया हमें, 1 रिव्यूज़ बता रहा था दिस फोन इज़ फैंटास्टिक आई लव इट। तो मॉडल ने मेमोराइज कर लिया कि हाँ ये अच्छा है रिव्यूज़, पर अब न्यू हमारा रिव्यू आ गया कि दिस डिवाइस इज़ अमेजिंग, तो अब मॉडल फेल हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि ये क्या भला है। तो अब हमारा ओवर फिटिंग क्यों होता है? मॉडल टू कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं। परफॉर्म तो उसने अच्छा करा ट्रेनिंग डेटा पे, न्यू डेटा दिया तो ऐसी की तैसी हो गई। और हमारे जो ट्रेनिंग डेटा है ना वो बहुत कम है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे 50 मिलियन जो है हमारा, वो हमें दे दिए पैरामीटर्स, 50 मिलियन पैरामीटर के साथ, और सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि 50 मिलियन जो थे ना वो पैरामीटर्स थे, और जो ट्रेनिंग डेटा दिया हमें वो दिया 500 सिर्फ। तो ऐसे केस के अंदर वो ओवरफिट कर जाएगा कि ट्रेनिंग में तो अच्छा परफॉर्म करेगा, डेटा सेट 500 है सिर्फ यार, पर आगे जाके कोई न्यू डेटा दिया तो ऐसी की तैसी कर देगा, वो नॉइजी डेटा है बहुत ज़्यादा, उससे वो जर्नलाइज कर नहीं पाएगा सही से। ट्रेनिंग टू लॉन्ग विदाउट रेगुलराइजेशन। फाइंडिंग द डेटा, ये एग्जाम्पल वैसे अच्छा है नहीं इतना, इसको मत लेना, हटा दो इसको। फाइंडिंग द बैलेंस, अब ये जर्नलाइजेशन, अब मेन गोल हमारा यही होता है जनरलाइज करना चीज़ों को, कि जिससे एक फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट बिटवीन द अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। हमारा मेन मोटिव यही होता है जनरलाइजेशन का, कि एक स्वीट स्पॉट जान लो कि हाँ यहाँ बसड़ भी नहीं हो रही है, यहाँ कम बसड़ भी नहीं हो रही है। तो अब अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग ये हमारा डायग्राम बेस्ड आ गया कि स्ट्रेट लाइन दैट मिसेस मोस्ट डेटा आउटपुट। अब अंडर फिटिंग के अंदर उसने क्या करा, जो हमारे बेसिक जो थी डेटा पॉइंट हमारे, उसको भी मिस कर रहा है ये उस पॉइंट पे, है ना। और ओवर फिटिंग के अंदर ये कुछ भी कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा आ गया है। जस्ट राइट के अंदर ये अच्छे से ऐसे हमारे आसपास तो लेके आ रहा है, क्लासेस को डिफ्रेंशिएट तो अच्छे से कर रहा है। तो गुड फिटिंग ऐसे है, तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो। तो अब हमारे कुछ सॉल्यूशंस आ गए, कुछ टेक्निक्स आ गई। अवॉइड करनी है हमें अंडर फिटिंग, तो यूज़ करो डीपर मॉडल, ट्रेन करो मोर एपॉक्स से। एपॉक्स मतलब बार बार उसको लेके जाओ प्रोसेस से, बार बार प्रोसेस से लेके जाओ उसको ट्रेनिंग डेटा को। एक्सट्रैक्ट करो बेटर फीचर्स, ट्राई करो मोर अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर, यहाँ यूज़ करो रेगुलराइजेशन, यहाँ करो ड्रॉप आउट लेयर्स, कि बिन बात के जो बकवास न्यूरॉन्स हैं उसको डीएक्टिवेट ही कर दो। रेगुलराइजेशन के अंदर अच्छे से रेगुलर उसके अंदर ऐड कर दो एब्सोल्यूट वैल्यू या स्क्वायर वैल्यू ऐड कर दो। कलेक्ट करो मोर डेटा इसके अंदर, यूज़ करो अर्ली स्टॉपिंग, परफॉर्म करो डेटा ऑगमेंटेशन स्पेशली इन इमेज बेस्ड टास्क। हो रही है ना। रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, डायग्नोसिस करनी है हमें डिसीज़ की फ्रॉम एक्सरे। तो अब लाइफ और डेथ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके अंदर अगर ओवरफिट हो रहा है वो, कि उसने कुछ और ही बता दिया। तो a model trained on the small X-ray data set started detecting watermarks or hospital labels instead of lungs pattern। ऐसे की तैसी हो जाएगी। It had high accuracy on training data but failed कर दिया miserably on scan from the other hospitals। This is a classic case of overfitting due to data leakage। तो इस तरीके से सिनेरियोज नहीं होने चाहिए, तो हमें हैंडल अच्छे से करना चाहिए, जनरलाइजेशन अच्छे से करें, एक स्वीट स्पॉट अच्छे से ढूंढे। इसलिए उसको वास्ट वैरायटी का हमें न्यू डेटा भी प्रोवाइड करना चाहिए एज अ टेस्ट।
प्रैक्टिकल हमारे वेयर ओवर फिटिंग मैटर्स, वही फाइनेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी सारे होंगे। अब आ गया हमारा वीसी डायमेंशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आई गेस। वीसी डायमेंशन क्या करता है, ये बढ़िया चीज़ है। इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन, वीसी डायमेंशन स्टैंड फॉर, ये इतना खतरनाक नेम, हाउ पावरफुल और फ्लेक्सिबल अ मॉडल इज। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पंगा है, तो ये अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है। हाउ पावरफुल और फ्लेक्सिबल अ मॉडल इज, यही तो चाहिए था हमें अभी, कि मेज़र कर दे, एक वे ऑफ मेजरिंग दे दिया इसने कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अ मॉडल कैन लर्न विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। तो ये बता रहा है। तो इसका एनालॉजी क्या है, ड्राइंग बाउंड्रीज विद पेंसिल, बाउंड्रीज बनानी है पेंसिल से। तो इमेजिन गिविंग अ पेपर और मार्कर टू अ स्टूडेंट एंड आस्किंग देम टू ड्रॉ सर्कल अराउंड द कैट एंड स्क्वायर अराउंड डॉग्स। लीनियर मॉडल जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा, हाई कैपेसिटी मॉडल जो है वो ड्रॉ करेगा एनी शेप टू सेपरेट द एनिमल्स। तो द मोर कॉम्प्लेक्स द पेन ड्राइंग एबिलिटी, द हाइयर इज इट्स वीसी डायमेंशन। तो इससे क्या समझ आया हमें कि लीनियर मॉडल क्या है, वो तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा कि जैसे यहाँ है, ये हमारे ये हैं। गंदा सही बना देता हूँ अभी तो ये ऐसे इसने दे दिया। अब यहाँ हमारा आ गया। और हाई डायमेंशनल मॉडल के अंदर क्या होगा कि ऐसे हमने कुछ बना रखा है स्टार, यहाँ ये बना रखा है, यहाँ कुछ और है चांद सितारा, तो वो इस तरीके से ऐसे डिटेक्ट कर पा रहा है। कुछ भी शेप बना दी उसने, ड्रॉ कर दिया सेपरेट करने के लिए एनिमल्स को। हाई डायमेंशनल मॉडल अच्छे से कर पाएगा वो। तो जितना मोर कॉम्प्लेक्स होगा द पेन्स ड्राइंग एबिलिटी, हाइयर हो जाएगा वीसी। तो इसके अंदर वीसी हाई है, इसके अंदर वीसी लो है। ड्राइंग पे मत जाना बस। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट इट कैन क्लासीफाई इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये हमारा वीसी मॉडल है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को वो क्लासीफाई कर पा रहा है। यहाँ वो ज़्यादा कर पा रहा है ना हाई डायमेंशन मॉडल में, क्योंकि उसकी पेन की ड्राइंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो हाइयर हो जाएगा वीसी। तो यही हमारा होता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट वो क्लासीफाई कर सकता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अंदर। लाइन है तो वो सेटर कर देगा 3 पॉइंट्स को, सर्कल है तो वो 10 पॉइंट्स को, और न्यूरल नेटवर्क विद मैनी पैरामीटर्स वेरी हाई वीसी डायमेंशन को, डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर। डिपेंड करता है, लेट्स अंडरस्टैंड सेटर विद द विजुअल थॉट। अब इसके अंदर ये इसने एग्जांपल दे दिया हमारा, सपोज वी प्लेस 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, हमें ड्रॉ करना है line to separate them in all 8 ways of labeling them, yes or no. If your model can do this for any labeling, it can shatter 3। अब VC डायमेंशन है हमारी स्मॉलर देन 3। तो अब ये जो ये है ना इतना नौटंकी, तो ये 6 होगा। ये नॉर्मली इस तरीके से कर पा रहा है, तो ये 3 है और ये लो है। तुम्हें इससे डायग्राम से ये बात समझ आ गई है ना, आई थिंक यस। तो बात वही कही जा रही है, बस बकवास लैंग्वेज में लिखी है। तो लो अगर वीसी मॉडल है तो वो सेपरेट कर पा रहा है 2 पॉइंट्स को करेक्टली, यूज़ कर ली स्ट्रेट लाइन। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लो है क्योंकि ये ओनली सिंपल पैटर्न्स को डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर हम मीडियम मॉडल की बात करें, मीडियम मॉडल की, तो वो 3 पॉइंट्स को इन एनी लेबल कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहा है। अब वो कर्व्ड बाउंड्री दे रहा है थोड़ी थोड़ी, है ना, तो ये थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल हो गया है, मोर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा स्ट्रेट लाइन से। अब हाई वीसी है तो स्कैटर कर पाएगा वो 6 पॉइंट्स को। बाउंड्री जैक्ड है और इरेगुलर है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल है ये, तो इसमें इसकी हाई कैपेसिटी होगी। पर इसके अंदर रिस्क ऑफ ओवर फिटिंग भी है कि डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा डाल दिया, वो मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा फीड हो गया, या और भी चीज़ें। तो डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट शैलो नेटवर्क के अंदर अंडर फिट
पैनल सी वेरी हाई है तो वो मेमोराइज कर लेगा नॉइस को इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूजफुल पैटर्न्स। अंडरस्टैंडिंग वीसी डायमेंशन हेल्प अस इन चूजिंग राइट मॉडल कॉम्प्लेक्सिटीज। किस तरीके से हम राइट मॉडल को चूज कर सकते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करके एक स्वीट स्पॉट देख सकते हैं, उसको जर्नलाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो वीसी डायमेंशन इस तरीके से हेल्प करता है, एक तरह से वे ऑफ मेजरिंग ही तो है ये लिंक टू जनरलाइजेशन। हाई वीसी होगा तो मोर कैपेसिटी टू लर्न बट रिस्क हो सकता है ओवरफिटिंग का। लोअर वीसी होगा तो लेस फ्लेक्सिबल होगा परसेप्ट्रॉन जैसे, पर वो अंडर फिट कर सकता है। आइडियल मॉडल क्या होगा? दैट हैज़ जस्ट इनफ वीसी डायमेंशन, जो लर्न कर सकता है पैटर्न्स को और डेटा को विदाउट मेमोराइजिंग दैम। रट्टा नहीं मारना है, जनरलाइज करना है। प्रोज ये हैं, देख लेना ये। अब उसके बाद कॉन्स और ये आ गए हमारे। क्या कॉन्स हैं? टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर प्रैक्टिकल मॉडल सिलेक्शन। You won't compute VC dimension when building on CNS और long short term memory। कैप्चर नहीं कर सकता ये मॉडर्न डीप लर्निंग बिहेवियर वेल, हार्ड टू कंप्यूट, ये लिमिटेशंस हैं इसकी। क्योंकि वीसी मॉडल अब इतने में ही हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया था, वो 6 आ गया था वीसी। तो और ज़्यादा होगा तो और भसड़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ये वीसी डायमेंशन अच्छे से वर्क करेगा नहीं। रियल लाइफ सिनेरियोज में भी वो अच्छे से वेल परफॉर्म नहीं कर पाता, बट एटलीस्ट वो वे ऑफ मेजरिंग दे रहा है। केस सिनेरियोज हमारे आ गए, नकली है ये। एप्लीकेशन ऑफ वीसी हमारी आ गई, वही एप्लीकेशन एक जैसी ही होती हैं ज़्यादातर। व्हाट इज़ जनरलाइजेशन? हाउ न्यूरल नेटवर्क जनरलाइज करता कैसे हो? जनरलाइजेशन रेफर टू हाउ वेल अ न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म ऑन न्यू और अनसीन डेटा। ये हमारी जनरलाइजेशन की डेफिनेशन होती है। आई गेस फिर से बढ़ा रहा हूँ ये मैं, देखते हैं। नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग डेटा दैट इट हैज़ फीड। सिंपली पुट, जो मॉडल होता है ना वो जनरलाइज वेल कर देता है जब वो मेमोराइज नहीं करता है। वो पैटर्न्स को समझता है और नई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, बस यही है। इफ़ द मॉडल इफ़ द स्टूडेंट मेमोराइज आंसर, वो बस फैमिलियर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाएगा। अगर उसने कॉन्सेप्ट को समझा तो वो न्यू वेरिएशंस भी सॉल्व कर पाएगा। यही होता है मुद्दा बस, कि अच्छे से वो परफॉर्म करे ट्रेनिंग डेटा पे नहीं, टेस्टिंग डेटा पे भी। तो मेमोराइजेशन का मतलब और जनरलाइजेशन का मतलब इसके अंदर आ जाएगा। हाउ डू न्यूरल नेटवर्क जनरलाइज पैटर्न रिकॉग्नाइज करो? इम्प्लिसिट रेगुलराइजेशन, कि बहुत ज़्यादा डेटा सेट है, रेगुलराइजेशन कर दो उसका। एक्सट्रीम ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए आर्किटेक्चर चॉइस अच्छा रखो, CNN, रेसनेट, RNN, रिमेंबर करना पैटर्न्स को ओवर सीक्वेंस। जनरलाइजेशन इन एक्शन, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन। अब ट्रेनिंग एक्यूरेसी 99.9% है, टेस्ट एक्यूरेसी 99.2% है। तो द मॉडल sees different style of handwritten digits and learn the general structure of 3, 8 etc. even if they are messy। तो इस तरीके से कर रहा है कि किसी का बी लिखने का तरीका ऐसा होगा, कोई इस तरीके से बी लिख रहा होगा। तो इसके अंदर पैटर्न को अच्छे से समझ पाना, जनरलाइज कर पाना कि हाँ ये बी स्ट्रक्चर है। लर्निंग ट्रांसलेशन, कि हमें ट्रांसलेट करने सेंटेंस को दैट इट हैज़ नेवर सीन बिफोर। वही बात है कि हमने ग्रामर समझा दी उसको, वर्ड पैटर्न समझा दिया, कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, वर्ड टू वर्ड मैप करके उसको खुद देखना होगा। टेक्निक्स दैट बूस्ट जनरलाइजेशन, ड्रॉप आउट, ऑगमेंटेशन, की हैंडल करना वेरिएशंस। वेरिएशन हैंडलिंग डेटा ऑगमेंटेशन से होता है। अर्ली स्टॉपिंग, स्टॉप कर देना ट्रेनिंग को बिफोर द मॉडल मेमोराइज। बार बार ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं करना है कि मॉडल मेमोराइज करने लगे चीज़ को। L2 रेगुलराइजेशन, पेनल्टीज को पेनलाइज ओवरली कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और बैच नॉर्मलाइजेशन। इमेज नेट आ गया हमारा, 1000 कैटेगरीज, 1 मिलियन ओवर डेटा, ह्यूज डेटा सेट था। उसके अंदर 14% हमारा एरर रेट था। तो ये आर्किटेक्चर अच्छा है, इसने प्रूव करा कि नेटवर्क जो है वो हाई ट्रांसफरेबिलिटी और जनरल पैटर्न्स को अच्छे से समझ सकता है।
व्हाट हर्ट्स जनरलाइजेशन, कि टू फ्यू ट्रेनिंग सैंपल्स हैं हमारे पास, कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, टू लार्ज अ मॉडल और बाइस डेटा सेट, कि हमें जनरलाइज ओनली, अब जनरलाइज हो ही नहीं पाएगा अगर बाइस डेटा सेट है हमारा, कि बहुत ज़्यादा मिश्रित है, कि अच्छे से किसी के जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, किसी की पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है वो पूरा मॉडल ही इस तरीके से ट्रेन करा है कि उसी के फेवर में बोलेगा, या टू लार्ज अ डेटा, कि बहुत ज़्यादा लार्ज बना दिया तो उसके अंदर ओवर फिटिंग का हाई रिस्क हो जाता है, नो रेगुलराइजेशन, कि बस मेमोराइज करे जा रहा है वो, भसड़ हो गई, या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा सेट कम है तो उसके अंदर वेरिएशन नहीं मिल पाएंगी। दैट्स इट, ये हमारा सेकंड चैप्टर था। थैंक यू।